चलिए आइए अब हम लोग इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली। अब देखिए फेडरल सिस्टम क्या होता है। सरकार का एक प्रणाली होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे राज्य मिलके काम करते हैं, ठीक है, और हर एक राज्य अपने का खुद सरकार होता है। जैसे देखिए भारत में वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, सब अलग अलग स्टेट है, ठीक है। सब और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको मिला के पूरा भारत बना है। तो हर एक स्टेट का अपना सरकार है और सारे स्टेट्स को मिला के एक केंद्र सरकार भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है, कैसे बनता है, आइए इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। In lesson 5, dealing with silent features of the Constitution of India, you have learned that the founding father of the Indian Constitution adopted a federal structure. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियोस में चैप्टर 5 में साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर आप देखे थे कि जो लोग भारतीय संविधान को बनाए थे वो एक फेडरल स्ट्रक्चर दिए थे, एक संघीय, ठीक है, एक संयुक्त एक प्रणाली दिए थे। इन अ फेडरल सेटअप देयर इज अ टू टायर ऑफ गवर्नमेंट विथ वेल असाइंड पावर्स एंड फंक्शन। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, दो तरह के सरकार होते हैं और सबका अपना शक्तियां होता है, सबके अपने कार्य होते हैं। इन दिस सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनिट्स एक्ट विद इन अ वेल डिफाइंड स्फीयर, कोऑर्डिनेट एंड एट द सेम टाइम एक्ट इंडिपेंडेंटली। अब यह जो प्रणाली है फेडरल सिस्टम का, संघीय प्रणाली, इसमें क्या होता है कि एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्यों का, छोटा छोटा जो राज्य होता है एक देश में, उसका अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और दोनों को अपना क्षेत्र दिया जाता है। वो लोग एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, साथ ही साथ वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे अब वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसका क्षेत्र क्या है, सिर्फ वेस्ट बंगाल, वो महाराष्ट्र में अपना नियम कानून लागू नहीं कर सकती। इसी तरह से हर एक स्टेट अपने स्टेट के लिए उत्तरदायित्व होता है और उसका शक्तियाँ सिर्फ अपने देश तक ही, अपने स्टेट तक ही सीमित रहती है। द फेडरल पॉलिटी, in other words, provide a constitutional device for bringing unity in diversity and for the achievement of common national goals. तो ये जो फेडरल पॉलिटी है, ठीक है, ये जो संघीय राजनीति है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा संविधान हम लोग को मिला जिसमें अलग अलग समूह के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह के काम कर रहे हैं और जो आपका राष्ट्रीय उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। वो लोग सब विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो आइए देखिए कि ये चैप्टर जो है इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघीय प्रणाली, इसका क्या उद्देश्य है, क्या क्या वीडियोस है जो अब आप लाइन से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, रिकॉल द नेचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप क्या है, ये आप समझ पाएंगे। एक्सप्लेन वाई इंडिया अडॉप्टेड अ फेडरल सेटअप, आप ये समझा पाएंगे कि भारत एक संघीय रूप क्यों लाया। रिकॉग्नाइज द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का क्या क्या संघीय विशेषताएं हैं ये आप देख पाएंगे। रिकॉल द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन का यूनिटरी फीचर क्या है। जस्टिफाई द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, लिस्ट द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दोज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए जो राज्य की सरकार होती है और जो केंद्र सरकार होती है वो लोग कैसे काम करती है वो आप देखेंगे। एनालाइज दैट इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, आप ये देखेंगे कि भावनाओं के रूप में भारत एक है और विशेषताओं के रूप में भारत में सबका अलग अलग शक्तियां हैं, सबको अलग अलग क्षेत्र दिया गया है, सभी भारत के विकास के लिए काम करते हैं। रिकॉग्नाइज द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। अब देखिए जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उसके बीच में किस प्रकार का संबंध है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे।
एग्जामिन हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एन एज ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। आप ये चीज़ देखेंगे किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हमेशा ऊपर रहता है। रिकॉग्नाइज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। आप ये चीज़ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जो अपना खुद का अस्तित्व बोलते हैं, वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं। क्यों, वो आप देखेंगे। असेस द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन एंड द नीड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। आप ये चीज़ देख पाएंगे कि सरकारिया कमीशन को क्यों रिकमेंड किया गया था, साथ ही साथ ये क्यों ज़रूरी है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो एक साथ मिलकर काम करे। तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारा छोटा छोटा वीडियोस होगा, लाइन से आप देखिए, समझिए, और जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है तो वहाँ भी लिखिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान करने के लिए मैसेज करते हैं, तो देखिए ऐसा ना करें। अगर आपके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूछना है, तो ही आप मैसेज किया कीजिए। बहुत लोग हमेशा फ्री में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो देखिए ये सही नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, तो इसको हेल्पलाइन की तरह रहने दीजिए। यहाँ पे चिटचैट करने के लिए, बातें करने के लिए ये नंबर नहीं बनाया गया है। तो अब आगे का वीडियोस देखिए, और ये जितना भी चीज़ यहाँ पे आप देखें ये सब वहाँ पे समझाया गया है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8.1 फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। देखिए इंडियन फेडरलिज्म का क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से सरकार चलती है, ठीक है, क्या है सिस्टम सरकार का, क्या है प्रिंसिपल्स, वो हम लोग देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फेडरल फीचर्स, दो इट डज नॉट इन फैक्ट क्लेम दैट इट एस्टैब्लिशेस अ फेडरेशन। भारतीय जो संविधान है वह एक फेडरल फीचर, संघीय विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि वह ये बात नहीं करेगा, वह यह नहीं बोलेगा कि ये एक फेडरेशन बैठाया है। द क्वेश्चन whether the Indian constitution could be called a federal constitution troubled the minds of the members of the constituent assembly। अब देखिए जो सभा के सदस्य हैं उनके दिमाग में यह चीज़ हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि क्या भारत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है क्या यह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल संविधान है, संघीय संविधान है। This question cannot be answered without going into the meaning of federalism and the essential features that are evident in federal state। अब इस सवाल का जवाब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कब हम लोग कहेंगे कि कोई राज्य फेडरल है, संघीय है। Let us examine them and try to find out whether India is a federation or not। अब आइए हम लोग देखेंगे कि एक फेडरलिज्म जो संघ होता है, जो संघीय प्रणाली होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय एक संघीय प्रणाली है या नहीं है। सबसे पहला 8.1.1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फेडरेशन इज दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिटन वन, so that both the union government as well as the state can refer to that as and when needed। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक फेडरेशन, एक संघीय प्रणाली का, एक संघवाद का है, वह यह है कि उसके संविधान में हर एक चीज़ लिखा हुआ हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस संविधान को पढ़कर उसके अनुसार कार्य कर सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इज़ द मोस्ट एलैबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, एक लिखित दस्तावेज है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लिखित संविधान है वह भारत की है। It establishes supremacy of the constitution because both the union and the states are given powers by the constitution as to be independent in their spheres of governance। अब हमारा जो संविधान है वह केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को शक्तियां देता है कि वह अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से आज़ादी से कार्य कर सके, अपनी सरकार चला सके। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन 8.1.2 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, तो कठोर संविधान। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सिस्टम इज नॉर्मली रिजिड।
देखिए, जो एक संघीय प्रणाली होती है, फेडरल सिस्टम होता है, उसमें अमेंड करने का मतलब चीज़ों को बदलना, कोई नया कानून लाना या पुराना कानून को हटाना, किसी भी तरह के बदलाव करना संविधान में, यह बहुत ही जटिल होता है। किसमें? फेडरल सिस्टम में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। भारतीय संविधान भी यह कहता है कि कुछ कुछ प्रकार के ऐसे अमेंडमेंट्स है, बदलाव हैं, जिसके लिए आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आपको कुछ संशोधन करना है, सुधार करना है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, सुधार, बदलाव, करेक्शन, ये सब होता है। Such an amendment has to be passed by the majority of total members of each house of the parliament as well as by 2/3 majority of the members present and voting therein। अब जो स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कानून होते हैं या ऐसे संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं, तो उनको करने के लिए मेंबर्स, पार्लियामेंट में, सभा में जितने भी सदस्य हैं, उनका वोटिंग होता है, मेजॉरिटी चाहिए, साथ ही साथ दोनों हाउस का। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग होता है, और एक हाउस में 2/3 मेजॉरिटी, मतलब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 67 लोगों का वोटिंग होना चाहिए, तब जाके वह संशोधन होगा, बदलाव होगा। However, in addition to this process, some amendments must be approved by at least 50% of the states। अब देखिए, इसके साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए लगभग 50% जो राज्य होते हैं उनका भी सहमति चाहिए। After this procedure, the amendment is signed by the head of the state, that is the president। अब ये सारे प्रोसीजर होने के बाद, संशोधन होने के बाद, जो आपके राज्य का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका भी साइन चाहिए होता है। सिंस इन इंडिया important amendments can be amended through this procedure, hence Indian constitution has been rightly called a rigid constitution। अब भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण संशोधन है, सुधार हैं, उसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है जो कि जटिल है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कठोर संविधान है, जहाँ पे आसानी से आप चीज़ों को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट 8.1.3 डिवीजन ऑफ पावर्स। अब जो शक्तियाँ हैं उनको बांटा गया है। In our constitution, there is a clear division of powers, so that the states and the center are required to enact and legislate within their sphere of activity and non-violates its limits and tries to encroach upon the function of the other। भारतीय संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों की जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है। अब ये एक दूसरे के काम पर बाधा नहीं डाल सकते, ये अपने क्षेत्र पे ही काम करते हैं और एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के निर्णय में ये दखल नहीं देते हैं। दोनों ही अपने काम को करने के लिए आज़ाद हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनिमरेट्स 3 लिस्ट विच द यूनियन, द स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। हमारा जो संविधान है उसके 3 सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा। अब जो यूनियन है, केंद्र सरकार, उसमें 97 सब्जेक्ट्स है जिस पे वो काम करता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे कि सुरक्षा, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट सच एज पब्लिक हेल्थ, पुलिस एक्सेट्रा। अब जो राज्य सरकार है उसका 66 सब्जेक्ट्स है जो कि उस राज्य के लोगों के हित पे देखा गया है। जैसे हर एक राज्य अपना पब्लिक हेल्थ देखता है, उसके पुलिस उसके कंट्रोल में होती है। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एक्सेट्रा। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो उसमें 47 सब्जेक्ट्स है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग। ठीक है, तो हर एक को अपना क्षेत्र दिया गया है, उनके पास शक्तियां हैं, वह उसके हिसाब से काम करती हैं। 8.1.4 सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए, जो न्याय है, न्यायालय का वो सर्वोच्च है। Another very important feature of federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity।
अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है एक संघ का, एक संघीय प्रणाली का, वह ये कि वहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम होगा, जो न्याय होगा, जो न्यायालय होगा, वो आज़ादी से काम करेगा ताकि वह संविधान को लागू कर सके और उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को बनाए रख सके। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सब इंडिपेंडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करती है। उसके काम में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती है, ठीक है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। इट कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें कोई कानून है तो वो असंवैधानिक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा टॉप में रहता है और उसका काम, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें कोई भी सरकार दखल नहीं दे सकती है। तो देखिए, ये सारे चीज़ों के वजह से हम लोग ये कहते हैं, सारे फीचर्स जो कि एक फेडरेशन में है वो है भारतीय संविधान में, इसलिए हम लोग इंडिया को एक फेडरल सिस्टम कहते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.2 नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। अब जो भारतीय संघीय है, ठीक है, उसका क्या नेचर है, क्या स्वरूप है, वो देखिए। In spite of the fact that the Indian Constitution establishes a federal structure, it is indeed very difficult to put the Indian Constitution in the category of true federation. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है उसका जो संरचना है वो एक संघ के हिसाब से है। यहाँ पे दो तरह के सरकार हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका अपना अपना शक्ति है, सब अपने शक्तियों के हिसाब से काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि भारतीय संविधान पूरी तरह से एक सच्चा संघ है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मॉडिफाइड द ट्रू नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन नॉन फेडरल फीचर्स इन इट। अब देखिए, जो भारतीय संविधान बना रहे थे वो कुछ चीज़ें ऐसे लाए जो कि नॉन फेडरल है, ठीक है, जिसके वजह से भारतीय जो संविधान है वो पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते कि ये एक फेडरल सिस्टम है, ये एक संघीय प्रणाली है। अब वो क्या क्या चीज़ है जो कि नॉन फेडरल है वो देखिए। दीज आर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच implies two things. Firstly, it is not the result of an agreement among the states, and secondly, the state have no freedom to secede or separate from the union. अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है ये क्या है। आर्टिकल 1 हमारे जो संविधान में है वो कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे राज्य को मिला के एक देश बना है जिसको भारत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अग्रीमेंट की वजह से ही भारत नहीं बना है। दूसरा, कोई भी राज्य अपने आप को केंद्र सरकार से अलग नहीं कर सकता। कहने का मतलब भारत में जो राज्य है, ठीक है, अब जैसे वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं तो ये एक स्टेट है जो कि इंडिया में है, ठीक है। अब कुल भारत में अभी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये भारत से खुद को अलग नहीं कर सकते। 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी भारत को खुद से अलग नहीं कर सकते। Besides, the constitution of the union and the state is a single framework from which neither can get out and within which they must function. अब इसके साथ साथ जो संविधान है वह केंद्र सरकार यूनियन और राज्य सरकार स्टेट को एक ही प्रणाली में बांध के रखा है, जिससे वह बाहर नहीं जा सकते और उनको जो काम दिया गया है, उनको जो क्षेत्र दिया गया है, वहाँ पर उनको मिल के काम करना है। The federation is a union because it is indestructible and helps to maintain the unity of the country. अब यह जो संघ है ये यूनियन है, इसमें एकता है क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता और पूरे देश को ये एकत्र करने में, एक साथ रखने में बहुत ही हेल्पफुल है, मददगार है। The center appoints the governors of the state and may take over the administration of the state on the recommendation of the government or otherwise. अब जो केंद्र सरकार है वो हर एक राज्य में गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स देते हैं और
जो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य चलाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, हर एक राज्य का अपना चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन वो सरकार अपने ऊपर भी ले सकता है अगर गवर्नर ये कहते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे सरकार जो है, राज्य सरकार, वो ठीक से राज्य को नहीं संभाल पा रही है या बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये तब होता है जब वो देखा जा रहा है कि यहाँ पे असुविधाएं हो रही हैं। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। दूसरे शब्दों में, जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्य में। द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम क्लियरली रिवील्स दैट द गवर्नर हैज एक्टेड मोर एज सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव देन एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब जो वर्किंग इंडियन फेडरल सिस्टम है, जो देखा गया कि जो गवर्नर है वो एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव करता है, वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है हर एक स्टेट में, और वो किसी राज्य का हेड नहीं होता है। दिस एनेबल्स द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे क्या होता है, जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ये मौका मिलता है कि जो राज्य में काम हो रहा है, जो राज्य सरकार काम कर रही है, उसको वह नियंत्रित कर सके। द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब यह जो नेशनल, राष्ट्रीय आपातकालीन की जो स्थिति आई थी, उसके बाद जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। द इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स इन द फेडरेशन इज बेस्ट गारंटेड बाय देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। अब जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे भारत में 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, इन सबको समान रूप से चलाया जाए, इन सबको एक बराबर का दर्जा दिया जाए। ये तब हो पाएगा जो कि अपर हाउस है, जो कि आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, वहाँ पर अपनी बातों को लोग रखते हैं। अगर आप कहीं पार्लियामेंट का स्पीच सुने हैं, संसद का देखे हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसे काम होता है, तो हर एक स्टेट के लोग, जो वहाँ के विधायक हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग अपनी बातों को रखते हैं और उस पर फिर कार्रवाई होती है। However, this is not applicable in case of Indian state. लेकिन यह जो भारतीय राज्य हैं उनके लिए यह नहीं हो पाता है। They have unequal representation in the राज्यसभा। राज्यसभा में इनका unequal representation होता है। In a true federation such as that of United States of America, every state, irrespective of their size in terms of area and population, it sends 2 representatives in the upper house, that is Senate। अब देखिए, यूनाइटेड जो कि फेडरल, एक जो ट्रू फेडरेशन है, जो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो वहाँ पे राज्य का साइज़ क्या है, वहाँ पे कितना क्षेत्र है, क्या पॉपुलेशन है, उसको ध्यान में ना देते हुए सब जगह 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं अपर हाउस में, जहाँ पे, जिसको सेनेट कहते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, अब जो राज्य बहुत ही बड़ा है उसको अलग ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जो राज्य छोटा है उसका ज़्यादा, उसको कम दिया जाता है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से यहाँ पे संसाधनों को बांटा जाता है। In addition to all this, all important appointments such as the Chief Election Commissioner, the Comptroller and the Auditor General are made by the Union Government। अब इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कॉम्प्ट्रोलर कौन होगा, ऑडिटर जनरल कौन होगा, ये केंद्र सरकार नियुक्त करती है, नौकरियां देती है। बिसाइड देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। इसके साथ ही साथ भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। अब यहाँ पे हर एक राज्य का अपना अपना कोई संविधान नहीं हो सकता। एक भारतीय संविधान है जो सब राज्यों को मानना पड़ेगा, जो भारत के अंतर्गत है। द स्टेट कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राज्य है वो संविधान में बदलाव नहीं ला सकते। कहने का मतलब, हर एक राज्य अपने हिसाब से कोई कानून नहीं बनेगा, उसका जो कानून बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा। एज सच अमेंडमेंट्स कैन ओनली बी मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। इसलिए जो संसद है वहां पर ही संशोधन हो सकता है और बदलाव हो सकता है। राज्य स्तर पर यह नहीं होगा, केंद्र स्तर पर यह होता है। In order to ensure uniformity of the administrative system and to maintain minimum common administrative standards without impairing the federal system। अब देखिए, ये चीज का ध्यान रखने के लिए कि यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब सब जगह एक ही चीज लागू हो,
ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपके संविधान में अगर नियम है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो यह सिर्फ वेस्ट बंगाल में या बिहार में या यूपी में नहीं, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सब जगह यह नियम होगा। तो यूनिफॉर्मिटी हुई। साथ ही साथ मिनिमम कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स बने रहे, ताकि जो फेडरल सिस्टम है वो बटे नहीं। All India services such as IS and IPS have been created which are kept under the control of the union. अब जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि IAS हुआ, IPS हुआ, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। In financial matters too, the states depend upon the union to a great extent. अब आर्थिक रूप में भी जो राज्य सरकार होता है वो काफ़ी हद तक केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होता है। The states do not possess adequate financial resources to meet their requirement. अब जो राज्य सरकार होता है उसके पास हर समय इतना आर्थिक संसाधन नहीं होता है कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। During financial emergencies, the central exercises full control over the state's finances. जब कोई आर्थिक आपातकालीन स्थिति आती है तो जो राज्य सरकार का आर्थिक निर्णय है, आर्थिक कार्य है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसको बहुत पैसा चाहिए अपने राज्य को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है और बहुत ही तकलीफ हो रहा है, तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपने नियम को लागू करके वो वहाँ का फिनांस को देख सकता है कि कैसे क्या हो रहा है। In case of disturbance in any state or part thereof, the union government is empowered to depute central force in the state and to distribute part of the state. अब मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो रहा है या किसी राज्य के कुछ हिस्से में कोई माहौल ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो सेंट्रल फोर्स ला सकता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी मिलिट्री, CRPF, बहुत सारे जवान आपके एरिया में आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। लेकिन जब वो देखते हैं कि माहौल ख़राब हो रहा है या दंगा हो सकता है या कोई झमेला हो सकता है, तो वहाँ पर वो लोग सेंट्रल फोर्स उतार देते हैं ताकि वहाँ का देखरेख ठीक से किया जाए। ध्यान रखिएगा, जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देखती है, और जो सेंट्रल फोर्सेज है, ठीक है, जैसे आपका CRPF हो गया, BSF हो गया, ठीक है, जो आर्मी है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, राज्य सरकार। ऑल्सो द पार्लियामेंट बाई लॉ मे इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और मे ऑल्टर इट्स नेम एंड बाउंड्रीज। अब संसद में जो कानून के द्वारा किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, साथ ही साथ उसके नाम को भी बदला जा सकता है, उसके क्षेत्र को। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया, तो ये कैसे हुआ? संसद में ये चीज किया गया। द फेडरल प्रिंसिपल envisages a dual system of courts, but in India we have unified judiciary with the Supreme Court at the apex. अब देखिए, जो फेडरल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसमें दो तरह के कोर्ट्स की बात होती है, लेकिन भारत में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, और उसका न्याय सबसे ऊपर है, उसके न्याय को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। The Constitution of India establishes a strong center by assigning all important subjects to the center as per the union list. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो एक मजबूत केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहता है, जो कि हमारा यूनियन लिस्ट में है। द स्टेट गवर्नमेंट हैव वेरी लिमिटेड पावर्स। राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की तुलना में बहुत ही कम शक्तियां होती हैं। फिनेंशियली द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। आर्थिक रूप से जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार बजट के द्वारा राज्य सरकार को पैसा देती है ताकि वो अपने राज्य का विकास कर सके। From the above discussion, it is clear that there is a tilt in favor of the center at the cost of the states. अब ये जो हम लोग डिस्कशन किए, वहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसके प्रति तरफ ज़्यादा झुकाव है, ठीक है, राज्य सरकार के तुलना में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है। द स्टेट्स हैव टू वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद द सेंटर। जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, उसको केंद्र सरकार के साथ
बहुत ही करीबी साथ मिल के काम करना होता है. दिस हैज लेंट सपोर्ट टू दी contention that the Indian Constitution is federal in form but unitary in spirit. अब इससे ये समझ में आता है कि जो भारतीय संविधान है वह संघीय है, ठीक है, उसमें जो कंटेंट्स दिया हुआ उस हिसाब से, और स्पिरिट में, मतलब स्पिरिट का मतलब हो गया भाव से, स्वभाव से, या एक साथ है. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव कॉल्ड इट सेमी फेडरल और क्वासी फेडरल सिस्टम. अब जो संवैधानिक एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इसको कहते हैं कि भारत एक सेमी फेडरल या क्वासी फेडरल सिस्टम है. ठीक है, ये पूरी तरह से संघीय नहीं है, कुछ हद तक संघीय है और कुछ हद तक नहीं है. भारत में दोनों है, फेडरल सिस्टम भी है, नॉन फेडरल सिस्टम भी है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 8.3 सेंटर स्टेट रिलेशन. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. वी हैव सीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम. अब जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइन से देखते हैं तो वो आगे के वीडियोस में पढ़े होंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है यह एक संघीय प्रणाली के हिसाब से काम करता है. बोथ द यूनियन एंड द स्टेट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिराइव देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम. दोनों ही, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही कौन बनाया, हमारा संविधान द्वारा बनाया गया. और ये लोग अपने अपने शक्तियों के हिसाब से, इनको जो जो अथॉरिटी दिया गया है, उत्तरदायित्व दिया गया है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं. इनका अपना अपना अधिकार है. Yet there is a criticism that India is a federal state but with unitary feature. लेकिन फिर भी आलोचना की जाती है कि भारत एक संघीय राज्य है जिसका विशेषता यह है कि वह एकजुट है. हाउ फार इज द क्रिटिसिज्म वैलिड. अब यह जो आलोचना है यह कितना जायज है. टू अंडरस्टैंड दिस इट इज डिजायरेबल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग को यह समझना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है. द रिलेशन बिटवीन द सेंटर and the states which constitute the core of federalism have been enumerated in part 9 and 12, part 11 and 12 of the constitution under the heads legislative, administrative and financial relations. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है वो हमारे संविधान के 11वें और 12वें हिस्से में दिया गया है. किस हेड के अंदर? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर. Let us examine them one by one. अब चलिए ये जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस है, अब इसको आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसके अंदर हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है. अच्छा, सबसे पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको विधान संबंधी रिलेशंस कहते हैं. ठीक है, विधान संबंध क्या है? रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रिलेशन देयर इज अ थ्री-फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम लोग विधान संबंध कहते हैं तब हमारे संविधान में जो शक्तियां हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है. वी हैव फॉलोड अ सिस्टम इन विच देयर आर 2 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, वन फॉर द सेंटर एंड द अदर फॉर द स्टेट. हम लोग एक ऐसा प्रणाली को बनाए, एक ऐसे प्रणाली को मानते हैं जिसमें 2 तरह के विधानिक शक्तियां हैं. एक शक्ति केंद्र सरकार के पास और दूसरी राज्य सरकार के पास, नोन एज यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शक्तियां हैं उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं और स्टेट का स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली. एन एडिशन लिस्ट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट हैज ऑल्सो बीन एडेड. अब एक और सूची जोड़ी गई जिसको हम लोग कॉन्करेंट कहते हैं. ठीक है, जिसको समवर्ती, संगामी कहते हैं. ठीक है. द यूनियन लिस्ट विच कंसिस्ट 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 लिस्ट. अब देखिए कौन कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स है. मतलब ये 97 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें यूनियन, केंद्र सरकार को काम करना है, उसका पूरा दखल होता है. अब ये नेशनल इंटरेस्ट पे है, मतलब पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत के
भले के लिए पूरे भारत को देखकर ये बनाया गया है। और ये तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों में सबसे बड़ा है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर डिफेंस, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है जो कि ये 97 सब्जेक्ट्स में है, वो क्या है? डिफेंस, देश की रक्षा, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी इत्यादि। ये सब यूनियन लिस्ट केंद्र सूची में है, केंद्र सरकार इसको देखती है। द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इनैक्ट लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट फॉर द एंटायर कंट्री। अब जो सभा है, ठीक है, जो संसद है, उसके पास यह शक्ति है कि वह इन सब विषयों में कानून ला सकता है, ठीक है, जो कि यूनियन लिस्ट में है, ताकि पूरे देश का भला हो सके। अब देखिए, अमेंडमेंट, सुधार ये होता है। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट। अब जो राज्य का सूची है, राज्य सरकार, अब मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं, तो जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो वेस्ट बंगाल का इंटरेस्ट देख के, वेस्ट बंगाल का कैसे कल्याण होगा, इसका फायदा होगा, उस पर वह काम करेगी। तो इसके 66 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं? 29। कितने यूनियन टेरिटरीज है? 6। तो सब कोई अपना अपना इंटरेस्ट देखेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, पुलिस, फिशरीज, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो सूचियां हैं जो कि ये सारे विषय में आता है, ठीक है, वो क्या है? राज्य के अंदर किस तरह से व्यापार हो रहा है, उसकी पुलिस, ठीक है, जो अब पुलिस आप देखते हैं वो किसके अंतर्गत काम करती है? वो राज्य के अंतर्गत काम करती है। फिशरीज हुआ, फॉरेस्ट हुआ, इंडस्ट्रीज, मतलब राज्य का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जितना कुछ है वो उसको देखेगी। और द स्टेट लेजिस्लेचर हैव बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास यह ताकत है कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी विषय है, ये 66 सब्जेक्ट्स, उसके लिए वह कानून बना सकते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के फायदे को देख के, कल्याण को देख के बनाया गया है। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर स्टैम्प ड्यूटीज, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, उसके कुछ विषय क्या क्या हैं? जो स्टैम्प ड्यूटी है, ड्रग्स एंड पॉइजन, दवा जो है, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं, क्योंकि ये राज्य के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट। दोनों, चाहे संसद हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, ये दोनों ही क्या बना सकते हैं? ये जो 47 सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर कानून बना सकते हैं ताकि इसका विकास हो सके, बदलाव कर सकते हैं। पार्लियामेंट मतलब संसद होता है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानसभा होता है। बट इन केस of a conflict between the union and the state law relating to the same subject, the union law prevails over the state law. लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि जो यूनियन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनका जो कानून है, अगर उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है उस केस में? मनमुटाव के समय, मान लीजिए स्टेट का जो बात है वो यूनियन नहीं मान रहा है, यूनियन का जो बात है वो स्टेट नहीं मान रहा है, तो जो केंद्र सरकार जो कानून को मानता है, लाता है, वो माना जाता है। केंद्र सरकार की जो कानून है वह हमेशा स्टेट लॉ, राज्य का जो कानून है उसके ऊपर रहता है। पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ 3 लिस्ट वेस्ट विथ द पार्लियामेंट। अब देखिए, यह शक्तियां, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो शक्ति है, ठीक है, जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, वो तीनों में से किसी को नहीं दिया गया है। ये चीज संसद के पास है, ठीक है, चाहे वो देखिए केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, ये लोग कोई कानून बना नहीं सकते हैं, ठीक है, ये चीज संसद के पास ही हमेशा है।
Under certain circumstances, the parliament can legislate on the subject mentioned in the state list. अब कुछ परिस्थितियों में जो संसद है वह जो राज्य का जो सूची है, जो सब्जेक्ट राज्य के पास है, उसके लिए वह कानून बना सकता है। 8.3.2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब काम जो किया जा रहा है, ठीक है, कैसे प्रशासन चल रहा है, कैसे सरकार चल रहा है, इसका क्या संबंध है। The framers of the Indian Constitution never intended to create administrative cooperation and coordination between the center and the state. जो लोग भारतीय संविधान बनाए थे वो कभी इस चीज को नहीं सोचे, ठीक है, कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा। The executive power of the state is to be exercised in such a way as to ensure compliance with laws made by the parliament. अब संसद में जो कानून बनता है वो कानून के हिसाब से राज्य को काम करना पड़ता है। Further, the union executive is empowered to give direction to the state if necessary for the requisite purpose. अगर जरूरत पड़ता है तो ही जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को दिशा दिखाएगा कि वह काम को कैसे करेगा अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो। The union government can issue direction to the state to ensure compliance with the laws of the parliament for construction and maintenance of means of communication declared to be of national and military importance and also on the measures of the protection of railways. अब देखिए, ये तो आप अभी तक समझ चुके होंगे जो वीडियोस लाइन से देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कार्य का क्षेत्र है वो अलग अलग है, लेकिन जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि किस तरह से वह काम करेगी ताकि जो संसद में कानून बनाया गया है उसके हिसाब से काम हो सके। साथ ही साथ जो संचार के माध्यम है वह कैसे बनेंगे, कैसे उनको मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जब मिलिट्री की बात आती है, आर्मी का महत्व का बात आता है, तो यह केंद्र सरकार देखेगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारा रेलवेज़ है जो पूरे देश में फैला हुआ है, इसको सुरक्षित करने का जो हक है, जो कार्य का क्षेत्र है, जो शक्तियां हैं, वो केंद्र सरकार के पास होगा। In addition to all this, the parliament can alone adjudicate on interstate river disputes. इसके साथ साथ जो संसद है वो अकेले ही जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट, अब जैसे एक राज्य दूसरा राज्य से सटा हुआ है तो दोनों के बीच में पानी आता है, नदियां हैं, तो उसका भी डिस्प्यूट होता है, तो ये भी संसद में देखा जाता है। ऑल्सो अ प्रोविजन has been made for constituting an interstate council to advise the president on interstate dispute. साथ ही साथ प्रोविजन किया गया, संशोधन किया गया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा, ठीक है, ताकि इंटर स्टेट, एक स्टेट का जो दूसरे स्टेट के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो डिस्प्यूट है उसको देखा जा सके। अब देखिए, हर एक चीज के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, प्रोविजंस है। Even the state government may delegate some of its administrative function relating to the state subject to the union government for a specified period. अब जो राज्य सरकार है वो अपना कुछ काम केंद्र सरकार को भी दे सकती है कुछ निश्चित समय के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो। The Constitution of India has certain special provisions to ensure uniformity of the administrative system. भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं ताकि जो प्रशासनिक प्रणाली है वो उसमें एकता बनी रहे पूरे देश में। These include the creation of all India services such as IAS and IPS and placing members of these services in key administrative position in the state. अब इसके लिए क्या किया गया, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाया गया, ठीक है, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ, और इनको राज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, जो प्रशासनिक काम है, उसके लिए रखा गया। The presence of all India services officers further paves way for the central government to exercise its authority and control over the state. अब देखिए, IAS IPS किसके अंतर्गत काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास यह अधिकार मिला वो कि वह राज्य के ऊपर अपना अधिकार जता सके और उसके ऊपर कंट्रोल रख सके, उसका नियंत्रण कर सके। The members of
these services are recruited by the center but are appointed in the states. अब ये जो होते हैं IAS, IPS, ये सब कौन चुनते हैं? इनको केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है, लेकिन ये राज्यों में काम करते हैं। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार क्या करता है, 29 स्टेट्स हैं हमारे, 6 यूनियन टेरिटरीज है आज के दिन में, तो इन सब को वो देखता है, कंट्रोल करता है। तो हर एक राज्य का भी तो काम है, क्योंकि सब राज्य को मिलके ही तो स्टेट पूरा इंडिया बना। नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम बाय द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल। अब देखिए ये जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, इनके ऊपर राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं कर सकती जब तक उसको केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलती है। The Constitution also makes provision for the creation of new all India services by the Parliament on the recommendation of राज्य सभा। अगर राज्य सभा ये रिकमेंड करता है तो संसद के द्वारा नए ऑल इंडिया सर्विसेज, नए IAS, उसके बाद IPS बनाने का, चुनने का प्रावधान है हमारे संविधान में। The President also puts the entire control of the state administrative machinery under the control of the Union, which you will study in details while you going through the lesson on emergency provision. अब इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इमरजेंसी प्रोविजन होगा, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है, ठीक है, समस्या जब होगा तब उस समय कैसे क्या काम करना है। तो जो प्रेसिडेंट है वो भी जो पूरा कंट्रोल है, ठीक है, एक राज्य का प्रशासनिक जो प्रणाली है, एक जो राज्य सरकार काम करती है, उसका पूरा का पूरा शक्ति केंद्र सरकार को दे दिया जाता है जब वहां पे कोई आपातकालीन स्थिति होती है। इमरजेंसी के समय केंद्र सरकार राज्य को चलाती है। You would also recall that the union executive is empowered to give such direction to a state as it may appear necessary for the purpose of the union government. आप ये भी ध्यान दिए होंगे जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो पढ़ते हैं कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनके पास ये ताकत होता है कि वह राज्य को दिशा दिखा सके, ताकि जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है, जो केंद्र सरकार का उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। The union government has wide powers to issue directions based on the subjective view of the union and may therefore interfere with the state autonomy in the field of administration. अब जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं, ठीक है। वो अपने विषय के अनुसार जो राज्य है उसके कार्य प्रणाली में वो दखल दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो रहा हो। Ordinarily, the central police force and army are posted to the state at the request of the state government. अगर राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार अपना सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है, और आर्मी को स्टेट्स में भेजती है ताकि वो वहां का परिस्थिति को संभाल सके। However, there have been occasions when the CRPF or BSF, Central Reserve Police Force or Border Safety Force, have been deployed in states much against the state wishes of the state government. लेकिन ऐसा भी परिस्थिति आया है जब केंद्र सरकार अपना CRPF, BSF के जो जवान हैं उनको राज्यों में भेज देती है और जो राज्य है वो यह नहीं चाहता है, जो राज्य सरकार है नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वह भेजती है ताकि वहां का जो माहौल है वह ठीक रहे। Thus the center plays a very important role in the administrative sphere of activity concerning the states. तो जो हमारा केंद्र सरकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कार्य हो जाता है कि वह जो प्रशासनिक क्षेत्र है राज्य का, ठीक है, हर एक राज्य का, उस पर वह दखल दे सकता है अगर जरूरत पड़ा तो। 8.3.3 फाइनेंशियल रिलेशंस। अब देखिए जो आर्थिक संबंध है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज स्पेशली क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द स्टेट्स रिलेशनशिप विद द सेंटर। अब देखिए केंद्र सरकार के पास सारा टैक्स का पैसा आ रहा है, ठीक है, उसके पास हर तरह से जो पैसा आया वो क्या करता है, वो पैसा को वो हर एक स्टेट्स को देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है, ठीक है। तो किस तरह से आर्थिक संसाधन
डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं पूरे देश में, इसके ऊपर यह बहुत निर्भर करता है कि एक राज्य का केंद्र सरकार के संग किस प्रकार का संबंध होगा। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड विथ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको हमारे संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि वह अपना अपना पैसा कमा सके, अपना इनकम कर सके। द पार्लियामेंट कैन लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब जो संसद है वह जो केंद्र सरकार का सूची है उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उससे टैक्स हटा सकते हैं। द स्टेट कैन लेवाई टैक्स ऑन द सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट के अंदर जो जो लिस्ट था, ठीक है, जिसमें 67 हम लोग आगे पढ़े थे, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, स्टेट के अंदर 66 है, कॉन्करेंट के अंदर 47 है, ठीक है, और आपका यूनियन के अंदर 97। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इस पे वो चाहे तो अपना अपना अधिकार बता सकता है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है चीज़ें उसके वो सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार, तो वो उस पर अपना टैक्स हटा सकता है। यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार के पास है तो वो चाहे तो संसद से उसके ऊपर टैक्स हटा सकता है। बाई एंड लार्ज टैक्सेस दैट हैव एन इंटरस्टेट बेस आर लेवाइड बाय द सेंटर एंड दोज विद अ लोकल बेस बाय द स्टेट। तो जो बहुत बड़े बड़े टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो इंटर स्टेट बेस होते हैं वो सेंटर द्वारा हटाए जा सकते हैं, और जो लोकल होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ टैक्सेशन विच फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या क्या आइटम होता है जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, कर दिया जाता है, आइए एक एक करके देखते हैं। Taxes levied by the union but collected and appropriated by the state, such as stamp duties and duties of the excise on medicinal and toilet preparations etc. अब देखिए, केंद्र सरकार जो टैक्स हटा चुकी है लेकिन राज्य सरकार टैक्स ले रही है वो है स्टैम्प ड्यूटी पे, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। टैक्सेस levied and collected by the union but assigned to the states with railways, sea and air, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ टैक्स हटाया गया, कलेक्ट किया गया यूनियन के द्वारा, लेकिन अब ये स्टेट को दे दिया गया, जैसे रेलवे का हुआ, सी का हुआ, एयर का हुआ। टैक्सेस levied and collected by the central and may be distributed between the central and the states if the parliament by law so provides, such as union excise duties, excise on toilet preparation etc. अब देखिए, कुछ कुछ टैक्स छोड़ा गया और जो कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल से, वो अगर पार्लियामेंट में एक कानून पास कर दिया जाए तो सेंट्रल और स्टेट में बांटना होगा, जैसे कि यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, फिर टॉयलेट प्रिपरेशन में जो एक्साइज ड्यूटीज़ लग रहा है। टैक्सेस levied and collected and retained by the center such as customs, surcharge on income tax etc. अब जो टैक्स थोड़ा छोड़ा गया और जो कलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, माफ़ कीजिएगा, टैक्सेस levied and collected, levied का मतलब क्या होता है, कर लगाने योग्य, वसूल किया हुआ। तो जो टैक्स लगाया गया, कलेक्ट किया गया और रखा गया किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो है कस्टम, सरचार्ज एंड इनकम टैक्स। टैक्स levied and collected by the center and distributed between the union and the state such as taxes other than agriculture। तो जो टैक्स लगाया गया और लिया गया सेंटर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और उसको केंद्र और राज्य के बीच में बांटा गया, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे टैक्सेस लगाए गया, ठीक है, कौन लगा रहा है और कौन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा टैक्स पूरा सरकार के पास जा रहा है, केंद्र सरकार, कौन सा बांटा जा रहा है, तो इसके बारे में था। इट इज़ क्लियर दैट इन द फिनेंशियल स्फेयर टू द सेंटर इज बीइंग इक्विप्ड। अब ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है। The center can exercise control over the state finances and grants in aid both general and special to meet the expenditure on development schemes। अब जो केंद्र सरकार है, ठीक है, वो अपने नियंत्रण को, किसका नियंत्रण कर रहा है, वो राज्य के फिनांसेस को, राज्य में जो खर्चा हो रहा है, साथ ही साथ वो अपना जो डेवलपमेंट स्कीम है, केंद्र सरकार के बहुत सारे विकास का जो प्रोग्राम्स होता है उसके लिए जो खर्च होता है, ठीक है, तो वो पैसा देता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को। जैसे अभी आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को फ्री में गैस दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार का स्कीम है। तो इस स्कीम के लिए
राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है ताकि ये स्कीम को पूरा कर किया जा सके। तो ऐसी बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। During financial emergencies, the President has the power to suspend the provisions regarding division of taxes between the center and the state. जब कोई आर्थिक आपातकालीन की स्थिति आती है तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसके पास ये शक्ति है कि वह चाहे तो जो प्रावधान किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस को बांटा जाए, उसको वो हटा सकती है। He can also impose other restrictions on the expenses of the state. जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह राज्य के ऊपर जो वो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, बाधा भी ला सकते हैं। State plans are framed within the priorities of the central plan and they are executed with the approval of the planning commission. अब देखिए, राज्य का जो योजना बनाया जाता है, ठीक है, वह यह चीज़ देख के बनाया जाता है कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो है उसके अप्रूवल के बाद राज्य सरकार जो अपना योजना बनाता है उसको लागू किया जा सकता है। Further, the states have to carry out the center-sponsored schemes for which the center gives grants and the conditions under which these are to be made. साथ ही साथ जो राज्य है उसको केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उसको जिसके लिए केंद्र सरकार उनको पैसा देता है उसको मानना पड़ता है राज्य सरकार को, और जो केंद्र सरकार के स्कीम्स हैं उसको अपने राज्य में लागू करना पड़ता है। The Planning Commission has created an over-centralized planning system. अब देखिए, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है पूरे देश का जो योजना बनाते हैं वो लोग ओवर सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम बनाए हैं। No initiative is left to the state and the centrally formulated schemes have been inappropriately and unimaginatively imposed upon them. अब देखिए, जो राज्य के पास है उनके पास कोई भी इनिशिएटिव नहीं छोड़ा गया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्कीम लाता है उसको राज्य सरकार के ऊपर लागू किया जाता है, ठीक है। 8.4 डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ दी स्टेट्स। अब देखिए, जो राज्य हैं वह यह मांग करते हैं, ठीक है, कि उनका अपना स्वराज्य हो। The founding father of the Indian Constitution were deeply concerned about ensuring the unity and integrity of the country. अब जो लोग हमारे भारतीय संविधान को लिखे थे, ठीक है, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिए थे कि पूरे देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, पूरा देश हमेशा एक साथ जुड़ा रहे। They were aware of the forces of disruption and disunity working within the country. उनको यह पता था कि ऐसे भी लोग होंगे, ऐसा भी सरकार आएगा जहाँ पर देश में अलग होने की बात उठ सकती है। These dangers at the time of independence could be handled only by a strong government at the center. आज़ादी के समय यह जो डर था, यह जो परेशानी थी, यह जो खतरा था, ठीक है, इसको संभालने के लिए उस समय केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार का होना ज़रूरी था। Therefore, the framers of the Constitution assigned a predominant role to the center. इसलिए जो लोग हमारे संविधान को बना रहे थे वो केंद्र सरकार को मुख्य रूप से काम दिए थे, विशिष्ट काम दिए थे। At the same time, they made provisions for the establishment of cooperative federalism. साथ ही साथ वह यह प्रावधान किए कि मिल के काम होगा, जो संसद है वो हमेशा मिल के चलेगा। The working of the Indian Federation during the last 5 decades clearly shows that the relation between the center and the states have not always been cordial. अगर हम लोग 5 दशकों की जो भारत में काम हुआ है, अगर उसको हम लोग देखेंगे, संसद के काम को, विधानसभा, राज्यसभा के काम को देखेंगे, तो ये पाएंगे कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो हर समय मिलजुट के काम नहीं किए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके बीच में मन से काम नहीं हुआ है, ठीक है। The Administrative Reforms Commission and several other commissions were appointed by the Government of India from time to time to regulate center-state relationship. अब देखिए, जो प्रशासनिक बदलाव है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लाया गया, अदर दूसरे तरह के कमीशंस लाए गए ताकि जो भारतीय सरकार है वो यह लागू किए, इसलिए ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अच्छा संबंध बना रहा जा सके।
द यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड सरकारीय कमीशन टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब जो केंद्र सरकार है वह सरकारीय कमीशन लाए जो कि ये बताएंगे, जो तरीके बताएंगे जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो सके। The recommendation of the Sarkariya Commission assumes importance so as to evolve an appropriate policy in the areas of legislative, administrative and financial relation। अब जो सरकारीय कमीशन है वो जो रिकमेंडेशन किए, जो सुझाव दिए, उसमें ये देखा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जो स्टेट है और जो सेंटर है, जो राज्य है, जो केंद्र है, इन दोनों सरकार में अच्छी नीतियाँ बने ताकि ये लोग का रिलेशन अच्छा हो, वो लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिनेंशियल रिलेशन हो। हर एक जगह पर इनका काम एक साथ ये लोग जितना हो सके मिल के करें। It has not suggested wholesale structural changes in the fundamental fabric of the Constitution। हमारे संविधान का जो पूरा संरचना है इसमें पूरे बदलाव को ये नहीं कहते हैं। It felt that federalism is more a functional arrangement for cooperative action than a static institutional concept। जो हमारा सरकारीय कमीशन के लोग थे, ठीक है, जो जिनको चुना गया था, वह यह देखे कि जो फेडरल सिस्टम है, संघीय जो प्रणाली है जहाँ पे सब मिल के काम करते हैं, जो संघ बनता है, इसका जो फंक्शनल अरेंजमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कोई स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट हो। The Commission strongly recommended the establishment of permanent interstate council। आज जो कमीशन हुआ, सरकारी कमीशन, ये इस बात का सुझाव दिए कि एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाया जाए। In addition, it desired that both the center and the state should have the concern for the development of the backward territory or areas। साथ ही साथ जो यह कमीशन है, सरकारी कमीशन, वह इस बात पे जोर दिए कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों को मिलके जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ा क्षेत्र है, ऐसा जगह जहाँ पे विकास की बहुत ज़रूरत है, उसका विकास करने पर जोर दें। If the economic developments of these backward regions are undertaken in a planned manner, the separatist tendencies will be automatically controlled। जो पिछड़े जाति हैं, जो पिछड़ा हिस्सा है, ऐसा भारत का हिस्सा जहाँ पर आज भी लोग बहुत ही तकलीफ से जी रहे हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड एरियाज़ है, अगर उसका आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा कि जो सेपरेट होते हैं, मतलब लोगों का जो ये सोच आता है कि हमको अलग कर देना है, तो ये सोच अपने आप नियंत्रण में आएगा क्योंकि सबका विकास होगा। डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व्ड बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। अब देखिए, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनके बीच में जो अंतर है उसको मिलकर बैठकर सुलझाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है। It has taken a favorable view on the demand of the state to provide more financial resources at their disposal। अब जो राज्य सरकार है उसका जो मांग है कि उन्हें और ज़्यादा आर्थिक संसाधन मिले, इसका साथ देते हैं सरकारीय कमीशन। In order to improve the center-state relation in the country, it has suggested economic liberalization and suitable amendments to the Constitution। अब जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहे देश में, इसके लिए जो सरकारी कमीशन है वो सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, आर्थिक रूप से मदद मिले राज्य को, और जो संविधान है उसमें जो ज़रूरत है सुधार की, अमेंडमेंट्स की, उसको की जाए। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर के वीडियोस को पढ़कर, इस टॉपिक के वीडियोस को पढ़कर, आइए देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ नीड फॉर क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब जो संघीय प्रणाली होती है सरकार की, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों को बांटा जाता है। This also requires a written and rigid constitution and an independent judiciary to decide disputes between the union and the state। अब केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है, मतभेद होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एक आज़ाद न्याय होना चाहिए। जैसे जो कोर्ट हुआ वो अपना इंडिपेंडेंट आज़ादी से काम करेगा। साथ ही साथ जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए, वो रिजिड होना चाहिए, आसानी से उसमें बदलाव ना हो पाए।
Though the Indian constitution has all the such features of a federal state, it is indeed difficult to put the Indian constitution in the category of true federation. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वो फेडरल स्टेट जो होते हैं, संघीय जो राज्य होते हैं, उसके सारे फीचर्स उसमें हैं, सारी विशेषताएं हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा कहना कि जो भारतीय संविधान है वह एक सच्चा संघीय के श्रेणी में, कैटेगरी में आता है. The framers of the Constitution have incorporated certain non-federal features in it, such as single citizenship, single judiciary, a strong center, appointment of the governor by the president, unequal representation in the Rajya Sabha, and so on. अब जो लोग संविधान बना रहे थे वह हमारे संविधान में नॉन फेडरल फीचर्स भी ऐड किए थे, जैसे कि एकल नागरिकता होगी, जो कानून है, जो कोर्ट है, जो न्याय है वह एक होगा सभी के लिए, केंद्र सरकार स्ट्रांग होगी, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, चुनेंगे, फिर राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे पढ़े थे. ऑल दीज इंडिकेट अ टिल्ट टूवर्ड्स स्ट्रांग सेंटर. अब इस सब से क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसके पास ज़्यादा झुकाव देखा गया. द स्टेट हैव टू वर्क इन क्लोज विद कोऑपरेशन विद द सेंटर. जो राज्य सरकार है उसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. अब देखिए, जो हमारा संविधान है वह संघीय है, लेकिन वह स्वरूप में एक है. पूरा भारत का एक ही संविधान है. ये नहीं कि उसके जो 29 राज्य हैं या जो 6 यूनियन टेरिटरी है सबका अपना अपना संविधान, ऐसा नहीं है. एक ही संविधान है जो सबके लिए है. द स्टडी ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्फीयर ऑल्सो क्लियरली शोज दैट द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द स्टेट. जब हम लोग ये पढ़े कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल स्फीयर में, ठीक है, क्षेत्रों में हम लोग देखें, तो ये देखें कि जो सेंटर है उसके पास राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तियां हैं, ज़्यादा अधिकार है. द सेंटर हैज़ बीन असाइंड अ डोमिनेंट रोल विच बिकम नेसेसरी कीपिंग इन व्यू द डेंजर्स और टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अब देखिए, सेंटर हमेशा, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के ऊपर रहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है बाद में जो राज्य सरकार है वह इस बात को कहें कि उनको अलग होना है. तो इस खतरे से बचने के लिए कि भारत हमेशा एक रहे, भारत हमेशा सारे राज्यों को मिला कर रहे, कोई अलग ना हो, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई. Therefore, there are provisions for a cooperative federalism. इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मिलकर जो संघ चलता है उसका प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में. द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द ईयर्स इंडिकेट्स दैट रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव नॉट रिमेन्ड वेरी कोऑर्डिनल. अब जो प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय संविधान, जो संसद में काम होता है, वहाँ पर ये देखा गया कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो हमेशा मन से एक दूसरे के संग काम नहीं करते रहे. द स्टेट्स हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी. जो राज्य हैं उनको अपना खुद का स्वराज्य चाहिए होता है. वेरियस कमीशंस हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. बहुत सारे ऐसे कमीशंस बनाए गए, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया ताकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है वो अच्छा रहे. द सरकारीय कमीशन examined the problem and recommended changes in the area of federal, legislative and administrative and financial relation. अब जो सरकारीय कमीशन बनाया गया था भारतीय सरकार द्वारा, उसमें यह चीज़ रेकमेंड किया गया, यह सुझाव दिया गया, यह देखा गया कि क्या क्या समस्याएं हैं. ठीक है, क्या चीज़ का समस्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में, और यह सुझाव दिया गया कि जो हमारे संविधान में जो फेडरल चेंजेस हैं, ठीक है, जो संघीय चीज़ें हैं, जो लेजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो फिनेंशियल रिलेशन है, इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बदलाव किया जाए.
तो यहाँ पे भी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, अभी तक आप चैप्टर 8 तक पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आगे और भी वीडियोस आएगा, तो लाइन से पढ़ते रहिए। और देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको एक ट्यूशन की तरह भी समझ सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा ऊपर नंबर दिया गया है, तो आप अगर इसमें चाहें तो कांटेक्ट करके 500, 1000 जितना भी आपका मन हो आप हमें डोनेशन दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं और ऐसे बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप डोनेशन मांगते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हर एक व्यक्ति को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज हम लोग जो भी काम करते हैं उससे हम लोग को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिलनी ज़रूरी है। तो मैं आज आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको मुफ्त में ये सारी वीडियोस देता हूं यूट्यूब में। तो ये आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप मेरा भी थोड़ा मदद करें। तो जो लोग चाहें वो मेरा मदद कर सकते हैं, और जितना उनका समर्थ हो उतना वो पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफ़र, फ़ोनपे व जिस भी माध्यम से वो चाहें वो मेरे को कुछ पैसे देकर मदद करें, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं और भी अच्छा सेटअप कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं लाइव वीडियोस पढ़ाऊं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा सेटअप, बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे डोनेशन मांगता हूं। चलिए, हमारा साथ बनाए रखिएगा। जितना हो सके हमारे वीडियोस को लोगों के संग शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। धन्यवाद।